नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर आज हम आपके YouTube चैनल SK सैनी क्लासेस में स्वागत है। तो हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 का पूरा कोर्स करवाएंगे हम, और आप साथ देंगे तो अंत तक हम जल्दी ही कोर्स करवा देंगे आपका। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ पहला। बहुत ही इजी पाठ है ये। इस पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो शुरू करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब पढ़ेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, वो मिलकर एक अलग गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे कि कोई तत्व है, उसका गुण धर्म अलग है, और दो तत्व मिलकर एक अलग ही गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर देंगे, तो वहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा। उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ लेते हैं। उदाहरण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। ये दोनों मिलेंगे, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल एक लिक्विड द्रव है, इसका निर्माण करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनके भौतिक गुण धर्म अलग है। इसलिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक अलग ही गुण धर्म वाले पदार्थ जल का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, एक नोट यहाँ पर जो इस पाठ का बहुत ही विशेष नोट है, और इसके बारे में परीक्षा में अक्सर पूछा भी जाता है। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर वो संपन्न हो चुकी है, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन पदार्थों में अगर पूरे पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो चुकी है मान लीजिए, और पूरा पदार्थ उत्पाद में बदल चुका है, तो उत्पाद में बदले हुए पदार्थ को हम वापस अभिकारक में नहीं बदल सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हम उस पदार्थ को वापस अभिकारक में नहीं बदल सकते हैं। उसके गुण धर्म फिर अलग ही हो जाएंगे, उन गुण धर्मों से कुछ भिन्न हो जाएंगे। उनके रासायनिक गुणों में, रासायनिक तत्वों में ऐसा परिवर्तन होगा कि वे अभिकारक से बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे, अपने गुण धर्म अलग ही बना लेंगे। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो हो या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक, इसमें उत्पाद एक भी बन सकता है या एक से अधिक भी बन सकते हैं। एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसमें नए गुण धर्म, इसका मतलब है कि अभिकारक दो या दो से अधिक होंगे, लेकिन जो उत्पाद में बनेगा उनके गुण धर्म अभिकारक से पूरी तरह भिन्न होंगे। मतलब कि कोई पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उस पदार्थ के गुण धर्म और जो उत्पाद बनेगा उस अभिक्रिया से, उसके गुण धर्म, दोनों के गुण धर्म बिल्कुल विपरीत होंगे, अलग अलग होंगे। उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि अभिकारक हैं, और इनके मिलने से जल का निर्माण होता है जो कि अभिकारक है। तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, इनके गुण धर्म अलग होते हैं, और जो उत्पाद जल बना है इसके गुण धर्म अलग होते हैं। ये एक लिक्विड होता है। और नोट देख लेते हैं फिर से। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है,
तो फिर उसके जो उत्पाद है उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाएगा, और परिवर्तन होने के बाद जो उसके भौतिक गुण बन जाएंगे उन गुण धर्मों को बिल्कुल भी वापस पहले वाले गुण धर्मों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया में शामिल परिवर्तन के प्रकार। कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद किस किस प्रकार के उत्पाद में परिवर्तन आ सकते हैं, उत्पाद में क्या फर्क पड़ता है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद। तो पहला देखते हैं हम अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो भौतिक अवस्था है उसमें पहला परिवर्तन है अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। पदार्थ ठोस है वो द्रव हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। और दूसरा है रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो पदार्थ है उसका रंग परिवर्तित हो सकता है। हरा है तो नीला हो सकता है, नीला है तो लाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। अगला है तापमान में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो उत्पाद हमें मिलेगा उस उत्पाद के तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। उत्पाद है वो जो जैसे कि उत्पाद है जिसमें से ऊष्मा बाहर निकल भी सकती है, ऊष्मा उसको आगे बढ़ने के लिए ऊष्मा हो सकता है कि उसको ऊष्मा चाहिए और आगे बढ़ने के लिए अभिक्रिया जैसे ही उसमें ऊष्मा निकल भी सकती है, अवशोषित भी हो सकती है, उसके तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ठंडा है तो गर्म हो सकता है, गर्म है तो ठंडा भी हो सकता है। गैस का उत्सर्जन, गैस रिलीज भी हो सकती है या फिर कोई अन्य प्रकार की गैस भी बन सकती है। ऐसी कोई भी काम की गैस बन सकती है या फिर कोई हानिकारक गैस या कोई प्रदूषित गैस भी बन सकती है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद कोई भी गैस बन सकती है या फिर कोई भी जहरीली गैस या फिर किसी भी प्रकार की गैस बन सकती है। गैस का भी उत्सर्जन होगा। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो उत्पाद बनेगा उसमें गैस का उत्सर्जन होगा। तो अब देखते हैं कि ये अवस्थाएं जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक अभिक्रिया होगी कैसे, किन विधियों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसमें पहला है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण विधि के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। दूसरा है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न की जाती है। और तीसरा है आसवन। आसवन विधि होती है और एक होती है प्रभाजी आसवन। इन दोनों विधियों के द्वारा भी रासायनिक परिवर्तन या हो सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया भी कराई जाती है। और चौथा है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा भी रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराया जाता है। फिर से देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में शामिल परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन कौन से परिवर्तन हो जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद में, जो अभिकारक है उसमें कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं उत्पाद बनने के बाद में। उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसके तापमान में भी परिवर्तन हो सकते हैं और गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराया जाता है वो किन किन विधियों के द्वारा कराया जा सकता है। पहला है वाष्पीकरण विधि के द्वारा भी कराया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा भी कराया जा सकता है, आसवन विधि के द्वारा भी कराया जा सकता है और अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा भी कराया जा सकता है। ये कुछ विधियां मैंने लिख दी हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और भी कुछ विधियां हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद जो अच्छे कमेंट करेगा और जो नॉलेज देगा सभी प्रकार के कमेंट करेगा और कमेंट करके हमें भी कुछ बताएगा, या फिर किसी भी प्रकार के कोई समस्या आ रही हो तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। उन कमेंटों का जवाब मैं आपको दे दूंगा और जो कमेंट करेंगे और जो भी मैं सवाल पूछूं उसका उत्तर सही समय पर बताने वाले का
अगली पार्ट की जो फर्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं नाम अनाउंसमेंट करूँगा।